गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर पर। बच्चों, इंडियन इकोनॉमी में हम आपको बता चुके हैं कि 3 क्षेत्रक होते हैं। इन्हीं 3 क्षेत्रकों के उत्पादन ये निर्धारित करते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था में जीडीपी की साइज क्या होगी। यदि तीनों क्षेत्र एक विकसित अवस्था में हैं, तो हम ये मानते हैं कि वास्तव में आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में होगी, आपकी जीडीपी अच्छी होगी। यदि आप ये तीनों क्षेत्र कमजोर स्थिति में हैं, इनके प्रोडक्शन क्वालिटेटिव नहीं है, इनके प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके जीडीपी की साइज श्रिंक होगी और आपकी अर्थव्यवस्था की साइज भी श्रिंक होगी। इसलिए बच्चों, तीनों क्षेत्रों का विकास बहुत ही आवश्यक है। इन तीनों क्षेत्रकों का डिटेल में स्टडी हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन क्षेत्रकों में। सबसे पहले जो हमारा क्षेत्रक है वो है एग्रीकल्चर का क्षेत्र। एग्रीकल्चर के क्षेत्र को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और एग्रीकल्चर के क्षेत्र को ही हम लोग समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। बच्चों, एक फिगर के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जैसे ये फिगर आपके सामने है, चैप्टर 6 एग्रीकल्चर सेक्टर। बच्चों, इसमें कुछ चीजें थोड़ी साफ हैं, कुछ चीजें साफ नहीं है, लेकिन हम पढ़ करके इसको आपको बताते चलेंगे। ध्यान से देखिए, जहां पे हमारा कर्सर जा रहा है, ये हमारा कर्सर है। देखिए, सबसे पहले हमारा कर्सर जा रहा है ऊपर, यहाँ लिखा है एग्रीकल्चरल पॉलिसी। ये पूरा जो सर्कल हमारा बना है, ये सर्कल ये दर्शा रहा है ये आपकी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर है। 3 क्षेत्र की बात हमने की थी। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड आते हैं, द्वितीय यानी सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं, और नंबर 3 है सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर, वो आते हैं। हम लोग आज एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ये पूरा गोला एग्रीकल्चर सेक्टर को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव बनाएं और इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, जिससे कि जीडीपी में ये अधिक कंट्रीब्यूशन कर पाए और हमारे जीडीपी की साइज में ग्रोथ हो। और इसी जीडीपी के साइज में ग्रोथ को बच्चों हमने आपको बताया था, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ ही सुनिश्चित करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो तीनों क्षेत्रों का विकास आवश्यक है और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उस क्षेत्र के उत्पादन को क्वालिटेटिव बनाने के लिए आप कोई प्लान बनाएं, आप कोई योजना बनाएं। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चरल पॉलिसी की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि समय समय पर भारत सरकार ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चरल पॉलिसीज लॉन्च की हैं। और उसमें एक रोड मैप पर तैयार किया जाता है कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लेकर चलेंगे, आगे लेकर के पहुंचाएंगे, उसका विकास करेंगे। बच्चों, इसके अलावा सबसे दूसरी आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं वो इनपुट्स सही दिशा में लगें और उनका सही लाभ हो। किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट की आवश्यकता होती है। तो जो ये जहां पे हमारा कर्सर देखिए जा रहा है,
ये है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जिसमें हमने सिर्फ क्रेडिट नाम लिखा है। एग्रीकल्चर के लिए दूसरी आवश्यकता होती है लैंड। देखिए लिखा हुआ लैंड यानी भूमि, क्योंकि खेती भूमि पर होती है, हालांकि पानी में भी होती है, हालांकि हवा में भी होती है। हवा में एरोपोनिक, पानी में जो खेती होती है उसे हाइड्रोपोनिक कहते हैं। लेकिन लैंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में बेसिक है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। तो भूमि किस रूप में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उसके प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव बनाने के लिए उपयोगी है, इस पार्ट में हम लोग उस पहलू पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण इनपुट है सीड, बीज। हाई यील्ड देने वाली अगर वैरायटी है तो आप मान के चलिए कि 25% तक एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सीड भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण आगत है, इनपुट है। उसके बाद में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स यानी न्यूट्रिशन, उर्वरक जिसे हम कहते हैं, उर्वरक के माध्यम से हम अपने प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं, और जितना अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगा, प्लांट हेल्दी होंगे, फलतः उनका प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा होगा और उनके प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी होगी। बच्चों इसके अलावा जब हम कोई प्लांट उगाते हैं तो प्लांट उगाने के दौरान बहुत सारे कीड़े मकोड़े उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, चूहे उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, या अन्य प्रकार की जीव जंतु फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे फसलों को बचाने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की आवश्यकता होती है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फर्टिलाइजर्स के साथ केमिकल्स को ऐड किया है। उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है इरिगेशन। देखिए नीचे, एकदम नीचे आया है इरिगेशन। इरिगेशन सेक्टर, इरिगेशन यानी सिंचाई एक महत्वपूर्ण इनपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बच्चों इरिगेशन के बिना पौधों को पानी नहीं मिल पाता, और बिना पानी के उनकी जड़ें न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए पानी की आवश्यकता पौधों को होती है, समय समय पर उन्हें पानी मिलना चाहिए। तो इरिगेशन भी एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इसके अलावा यहाँ पे किसान कॉल सेंटर की बात है। बच्चों किसान को समय समय पर वैज्ञानिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें, वैज्ञानिक विधियां मिलती रहें, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। उनमें से एक कार्यक्रम किसान कॉल सेंटर भी है। कोई भी किसान किसान कॉल सेंटर पर फोन करके L1 एजेंट से, चूंकि आपका फोन L1 एजेंट ही उठाते हैं, यानी लेवल फर्स्ट एजेंट उठाते हैं, इसीलिए L1 एजेंट आपको वैज्ञानिक जानकारी देते हैं और सुझाव देते हैं कि किस प्रकार से आप एग्रीकल्चर करें। बच्चों इन इनपुट्स के अलावा अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिर और कौन कौन सी बातें हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान में बच्चों जो खेती की जाती है उनके 3 क्रॉप सीजन्स होते हैं। क्रॉप सीजन्स में बेसिकली हिंदुस्तान में जो हैं उनको हम जायद की क्रॉप, यानी जो गर्मी के दिनों में होते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास जो फसलें बोई जाती हैं और जो जून जुलाई के आसपास काट ली जाती हैं, उनको हम जायद की फसलें कहते हैं। उसके बाद खरीफ की फसल आती है बच्चों, जुलाई के आसपास ये फसलें बोई जाती हैं और फिर सितंबर अक्टूबर के आसपास इनको काट लिया जाता है।
फिर उसके बाद बच्चों रबी की क्रॉप सीजन आता है, जो गेहूं का क्रॉप सीजन होता है। नवंबर के आसपास इसमें बुआई बुआई होती है और फिर मार्च अप्रैल में इनकी फसलों को काट लिया जाता है। बच्चों देखिए, तीन तरह के क्रॉप सीजन है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल तौर पर देखें तो हिंदुस्तान में दो ही क्रॉप सीजन्स होते थे। अगर आज भी खेतों में लेखपाल से आप खतौनी ले लें तो उस खतौनी में दो फसल ही दिखाई जाती है मैक्सिमम। कहीं एक फसल भी होती है लेकिन कहीं दो फसल होती है, तो दो फसल ही दिखाई जाती है। बेसिकली जो जायद का क्रॉप सीजन हिंदुस्तान में डेवलप हुआ, ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप होने की वजह से डेवलप हो गया है। नहीं तो हिंदुस्तान में दो ही क्रॉप सीजन होते थे। इन क्रॉप सीजन्स का इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने में। क्रॉप सीजन्स से क्रॉप लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एक जमीन में आप दो बार अगर फसल लें तो उसमें कम उत्पादन होगा, लेकिन अगर तीन राउंड में आप क्रॉप ले लें एक वर्ष में तो एक राउंड का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपका हुआ। तो इस तरह से हम अधिक उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं और यही हमारा मोटिव है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। यहाँ पर आपने देखिए ये एरो जा रहा है हमारा और नीचे से भी एरो जा रहा है। इसका मतलब इस प्राइमरी सेक्टर के उत्पादन को बढ़ाना यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना हमारा मोटिव है। फिर क्रॉपिंग, जिसे हम कहते हैं, क्रॉपिंग का मतलब फसल बोना। हम किस तरह से क्रॉपिंग करें जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े। बच्चों, अगर हम गहन खेती करते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं, तो हमारा उत्पादन कम क्षेत्र में ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम कोई क्रॉप मान लिया ले रहे हैं और क्यारी वाली क्रॉप है, तो दो क्यारी अगर बनी हुई है, दो क्यारी के बीच में स्पेस खाली होता है। तो अगर कोई ऐसी क्रॉप हम उगाना चाहें जो उस खाली जगह में भी उग जाए, तो एक साथ दो फसलें हम उगा सकते हैं। बीच बीच में अगर हम कहीं गैप देते हैं तो बीच में हम दूसरी फसलों को लगा दें तो वह गैप हमारा भर जाता है और एक नई फसल भी उसी समय तैयार हो जाती है। तो इस तरह से एक ही बार में कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, जिसको हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। बच्चों, हिंदुस्तान में देखा जाए तो खेती किसान करता है और किसान ज्यादातर गरीब होते हैं। उनको अपनी फसलों की कीमत का हमेशा डर सताता रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन कीमत का कॉन्सेप्ट लाया था। देखिए, बहुत छोटा सा दिख रहा है पहला पॉइंट जहां पे हमारा कर्सर है, एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली सीएसीपी के द्वारा तैयार किया जाता है। सीएसीपी का मतलब कृषि मूल्य लागत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। बेसिकली ये पहले सीएपी था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जिसका निर्माण 1967 में हुआ था। लेकिन 1987 में इसका नाम बदल के सीएसीपी कर दिया गया और यह ही एमएसपी तैयार करने की एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है। ये फसल बोने के पहले सरकार घोषित कर देती है कि किसान भाइयों, आप फसल बोइए, आपकी फसल इस रेट पर खरीद ली जाएगी। ये केवल एक तरह से गारंटी प्राइस है। उसके बाद जब फसल हो जाती है तो सरकार उसी क्रॉप का दोबारा प्राइसिंग करती है, यानी डुअल प्राइसिंग करती है, जिसे हम पीपी कहते हैं,
प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, हम इसको करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह खरीद मूल्य को इंडिकेट करता है। और तीसरा है बच्चों, इसमें तीसरे में हम इशू प्राइस कहते हैं। इशू प्राइस का मतलब प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अनाजों को खरीद करके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज को स्टोर कर लेता है। लेकिन फिर देश में अनाज की जरूरत होती है और अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए एफसीआई अपने गोदामों से जिस रेट में अनाज सप्लाई करता है देश के लोगों के लिए, वह रेट कहलाता है इशू प्राइस। और फिर वह गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड रेट पर आम लोगों तक पहुंचता है। कुछ अनाज तो खुले मार्केट में मिलते हैं जो बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं, जिनका रेट बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं। लेकिन जो एफसीआई के गोदामों से इशू प्राइस पर निकलते हैं वो बेसिकली रेगुलेटेड रेट पर जाती हैं, क्योंकि वहां पर बीपीएल परिवारों को, वहां पे फूड सिक्योरिटी एक्ट के परिवारों को, इन सबको अनाज मिलता है। कोई एपीएल कार्ड होल्डर होता है, कोई बीपीएल कार्ड होल्डर होता है। तो इस तरह से कार्ड होल्डर्स को अनाज सस्ते रेट पर मिलता है। तो उनके लिए जो एफसीआई अपने गोदामों से अनाज इशू करता है, उस रेट को हम इशू प्राइस कहते हैं। बच्चों, फसलों का उत्पादन जो होता है उसको हम देखिए एक गोले के अंदर दिखाए हैं, इसे हम प्रोडक्शन। जो अनाज आता है वो अनाज वेयर हाउसिंग में, वो अनाज जैसा हो कोल्ड स्टोरेज में, गोदामों में स्टोर कर दिए जाते हैं। और फिर ये प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो जगहों पर पहुंचता है। जैसे अभी हमने बताया कि कुछ अनाज सीधे मार्केट में पहुंचते हैं जो ओपन रेट पर बेचे जाते हैं, जिसमें बाजार की शक्तियां अर्थात डिमांड एंड सप्लाई कमोडिटीज के यानी उत्पादित वस्तुओं के रेट तय करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने कहा जैसे इशू प्राइस पे जो अनाज निकलते हैं वो कोटे की दुकानों पर चले जाते हैं, रेगुलेटेड मार्केट में चले जाते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, देखिए लिखा है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को, देश के लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। नीचे ओपन मार्केट पर आता है। ओपन मार्केट में कोई भी व्यक्ति जा करके मार्केट से अपनी सामान, जरूरत की चीजें खरीद सकता है। ये रेगुलेटेड मार्केट के अलावा होती है खुले मार्केट होते हैं। बच्चों, इन्हीं से जो इनकम होती है वही टोटल मिलकर के जो वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वह जीडीपी में जाकर के कंट्रीब्यूशन करता है। और यह जीडीपी लगातार अगर प्रोडक्शन की वैल्यू इन्फ्लेशन के अलावा बढ़ती रहती है तो हम ये कहते हैं हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित होता है, क्योंकि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। हम इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, लेकिन अभी हम वह बात इन जनरल बोल रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा। जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ऐसी संभावना ज्यादा होगी कि आपका डेवलपमेंट भी हो। इसके पीछे कारण ये है कि ग्रोथ, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस इनकम को
अपने हेल्थ पर खर्च करते हो तो हेल्थ अच्छा होता है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, जीवन की प्रत्याशा बढ़ती है। आप हेल्दी होते हो, अधिक काम करते हो, तो आप अधिक ग्रोथ करते हो, यानी जीवन की क्वालिटी बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर बच्चों, ग्रोथ के अलावा जो और ग्रोथ से जो पैसा आपको मिलता है, जो इनकम मिलती है, वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हो तो आपके बच्चों की शिक्षा की क्वालिटी बढ़ती है। और तीसरा, आपकी इनकम बढ़ने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, पर कैपिटा आपकी जीडीपी में वृद्धि के कारण आपके रहन सहन में उत्थान होता है। तो इस तरह से ये सब चीजें ही डेवलपमेंट को सुनिश्चित करती हैं। अर्थात डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन में हम नीचे देखिए मार्केट की बात की है, तो मार्केट में आप देखते हो मार्केट कई तरह की होती है। सब्जियों की मार्केट को आप देखिए, तो सब्जियों की मार्केट हमेशा आप चाहते हो सब्जी ताजी ताजी मिले, तो ऐसे ताजी ताजी वाली मार्केट को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट। थोड़ा और जो लंबी अवधि के लिए होते हैं वो मिडिल टर्म मार्केट, जो थोड़ा ड्यूरेबल चीजें होती हैं वो लॉन्ग टर्म मार्केट, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी आप प्रोड्यूस आती है, जो प्रोड्यूस की फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर करती है कि कोई भी प्रोड्यूस कितना टिकाऊ है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बात किया इस एक स्ट्रक्चर पे, जिससे हम लोगों ने एक बेसिक पहलू को समझा। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि इंडियन एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, क्योंकि इससे तो हमने आपको फिगर से ये समझाया कि क्या क्या चीजें लगाएं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, और कुछ उसमें जो छिपी हुई बातें थी उनकी भी चर्चा की। अब हम देखते हैं भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। पहला नंबर तो बच्चों मीन्स ऑफ लिविंग, देखिए पहला है हमारा मीन्स ऑफ लिविंग, यानी जीविका के साधन। दूसरा नंबर अगर बच्चों हम देखें तो ये देखिए जो दूसरा कॉलम हमारा दिख रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर इज लेबर ओरिएंटेड। इसका मतलब मैकेनाइजेशन अर्थात मशीनीकरण कम है, हमारे यहाँ लेबर ज्यादा काम करते हैं एग्रीकल्चर में, अर्थात मैन बेस्ड है। तीसरा नंबर हम देखें ओरिजिनल बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ये कंजम्पशन का हमारा आधार है, इसी पर हम लोग निर्भर रहते हैं। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन मानसून एंड नेचर, हमारी एग्रीकल्चर मानसून पर, प्रकृति पर ज्यादा निर्भर करती है। हालांकि इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप होने से, नई टेक्नोलॉजी आने से, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस होने से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी आज भी ये माना जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून, यानी भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि आज भी भारतीय कृषि मानसून पर अधिक निर्भर है। अगला जो भारतीय कृषि की विशेषता है देखिए बच्चों, वो है डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी खाद्य पदार्थों की डोमिनेंस है, अर्थात बहुत ज्यादा प्रभाव है। हम लोग ज्यादातर फूड ग्रेन्स ही उगाते हैं, कैश क्रॉप कम उगाते हैं, तो और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं। अगला है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी खेती का परंपरागत तरीका।
हम बहुत ज्यादा एडवांस मेथड को यूज नहीं करते, ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं। फिर उसके बाद में लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है, अर्थात हमारी जो उत्पादन की क्षमता है पर हेक्टेयर वो कम है, हम कम उत्पादन ले पाते हैं। बच्चों, अगली विशेषता है फुल ईयर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरे वर्ष हमें खेती से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। अगला पॉइंट है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि इसमें मशीनीकरण की कमी है। और इलिटरेसी अमंगेस्ट फार्मर्स, यानी किसानों में इलिटरेसी है, अर्थात हमारे किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये बड़ी खास बात आती है, क्योंकि किसान अगर पढ़े लिखे हों तो निश्चित तौर पर यह हमारा एग्रीकल्चर ज्यादा मैकेनाइज होगा। इसके बाद बच्चों आता है इसकी विशेषता के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इस टॉपिक पर बात करें। बच्चों देखिए, पॉइंट वाइज हमने इसे शो कर दिया है कि भारतीय कृषि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कैसे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कृषि जरूरी है। जैसे इंडस्ट्री क्या बनाती है, मान लेते हैं विको टर्मरिक क्रीम बनाती है, आप लोग मुंह पे पोत लेते हो और चमकने लगते हो, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा फील करते हो। लेकिन ये विको टर्मरिक कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनती है। और इस विको टर्मरिक के लिए हल्दी कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो हल्दी नहीं होगी तो विको टर्मरिक नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये है कि विको टर्मरिक बनाने में एग्रीकल्चर सेक्टर हल्दी प्रोवाइड करता है। दूसरा नंबर, इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो अनाज खेतों में पैदा होता है वो डोमेस्टिक लेवल पर भी बेचा जाता है, यानी देश के अंदर खाद्यान्नों को, जरूरत की एग्रीकल्चरल चीजों को प्रोवाइड करा जाता है, और साथ साथ हम उसे विदेशों में भी भेजते हैं। जैसे हम टोमेटो के जूस बना लेते हैं और विदेशों को भेज देते हैं, ऐसे सब्जियों के जूस, फलों के जूस, यानी उनकी प्रोसेसिंग करके हम इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं और दूर के मार्केट में इसे भेज देते हैं। तो इससे हमें ग्रीन डॉलर मिलता है। निश्चित तौर पर अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ता है तो यह हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का मतलब हमारे गवर्नमेंट बजट का पार्ट भी बनता है। फूड ग्रेन्स की सप्लाई में आप देखिए, इन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी खाद्यान्नों की उपलब्धता भी किसी एग्रीकल्चर सेक्टर से सुनिश्चित होती है। अगला, इन प्रोवाइडिंग लेबर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम जानते हैं हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई होती है और गांव में रहती है। यही गांव से जब सीजन ऑफ होता है एग्रीकल्चर का, तो बहुत सारे लोग निकल के जाते हैं, मिलों में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। इससे इंडस्ट्री को लेबर मिलता है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लेबर, प्रवासी मजदूर शहरों को छोड़ छोड़ करके अपने घर आए, और फिर जैसे लॉकडाउन खुला फिर जाने लगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्थात गांव का सेक्टर, इंडस्ट्री को भारी मात्रा में लेबर प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला है इन प्रोवाइडिंग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स। बच्चों, हमारी जनसंख्या बहुत गांव में रहती है, जो खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, और वह बहुत बड़ी उपभोक्ता है विभिन्न चीजों की। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर जो होते हैं उसकी भी अच्छी खासी खपत वहीं पर होती है, और होनी भी है वहीं पर,
क्योंकि जनसंख्या वहीं पर रहती है। अगला है रेस्क्यू होम फॉर अनएम्प्लॉयड, जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। यानी जो बेरोजगार हैं वहीं पर जाकर के शरण लेते हैं, अर्थात बेरोजगारों का एक शरणगाह भी यह बना हुआ है। ये एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस रहा, कृषि का महत्व रहा। फिर आते हैं, हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चरल जोन हिंदुस्तान में कौन है। बेसिकली एग्रीकल्चरल जोन को समझना इसलिए जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र की खास बात होती है, खास विशेषता होती है कि कुछ क्षेत्रों में आ, कुछ विशेष प्रकार की फसलें ही उगाई जा सकती हैं। इसलिए अगर पता हो पहले से तो किसान भाई उन क्षेत्रों में उसी प्रकार की क्रॉप उगाएं, तो उनका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उन्हें भी लाभ मिलेगा, देश की जीडीपी को भी लाभ मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने हिंदुस्तान को 6 एग्रीकल्चरल जोन में डिवाइड किया है। पहला जोन है राइस, जूट और टी रीजन्स, यानी चावल, जूट और चाय प्रदेश। बेसिकली ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, पूर्व के क्षेत्र हैं, ईस्टर्न इंडिया जिसे आप कहते हो। दूसरा है व्हीट रीजन्स, गेहूं का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, बेसिकली पश्चिमी यूपी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है और होता भी है गेहूं की खेती यहाँ पे। अगला है कॉटन रीजन्स, यानी कॉटन एग्रीकल्चरल जोन, ये गुजरात और महाराष्ट्र है। आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र, जिसे भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये कॉटन इंडस्ट्री पर बेस्ड है। अगला है मेज एंड कोर्स सीरियल्स, महाराष्ट्र और एमपी में मक्का और मोटे अनाजों की खेती होती है। फिर मिलेट एंड ऑयल सीड्स, मिलेट और तिलहन जिसे आप कहते हो, राजस्थान और एमपी में बड़ी मात्रा में होते हैं। फिर उसके बाद में फ्रूट एंड वेजिटेबल रीजन्स जोन, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। आप देखिए वहां पे आप देखते हो कि वास्तव में सेब, अंगूर वगैरह वहीं से आते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आता है एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन। वो तो पहले एग्रीकल्चरल जोन थे कि कहाँ पे क्या उगता है, लेकिन क्लाइमेट के आधार पर अगर देखें तो हिंदुस्तान को 15 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन के नाम से जानते हैं। जैसे पहला वेस्टर्न हिमालय रीजन, यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। दूसरा है ईस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तीसरा है लोअर गंगा प्लेन्स, यानी जो बंगाल और पूर्वी बिहार का हिस्सा है। मिडिल गंगा रीजन जो उत्तर प्रदेश वगैरह का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिहार का हिस्सा है। अपर गंगा रीजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके उत्तराखंड का हिस्सा। ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के ऊपर का हिस्सा। ईस्टर्न माउंटेनियर प्लेटू रीजन, यानी पूर्वी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। मिडिल माउंटेनियर एंड प्लेटू रीजन, अर्थात मध्य पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। उसके बाद बच्चों और जो जोन आता है वो ये है वेस्टर्न माउंटेनियर एंड प्लेटू, अर्थात पश्चिमी पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। फिर उसके बाद में साउथ माउंटेनियर एंड प्लेटू रीजन। उसके बाद में ईस्टर्न माउंटेनियर एंड कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल प्लेन्स।
उसके बाद माउंटेनियर एंड प्लेन बेल्ट ऑफ गुजरात, अर्थात गुजरात का पर्वतीय और मैदानी भाग। उसके बाद आता है वेस्टर्न ड्राई रीजन, अर्थात पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो राजस्थान वाला है। और फिर उसके बाद में आता है आइलैंड रीजन्स, यानी इस तरह से जो आइलैंड का क्षेत्र है, समुद्र के बीच टापू का क्षेत्र है, वो आता है। अब बच्चों आता है कि हिंदुस्तान में खेती करने का तरीका क्या है। जैसे आप देखते हो मिक्स्ड एग्रीकल्चर। बच्चों मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि अगर किसी भी जमीन के कुछ भाग पर आप क्रॉपिंग करते हो और कुछ भाग पे आप पशुपालन करते हो, तो ऐसे एग्रीकल्चर को हम मिक्स्ड एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर आता है, देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब एक से ज्यादा फसलों को एक साथ बोना, एक साथ उगाना, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। उसके बाद कवर क्रॉपिंग कहलाती है, जिसमें हम फसलों को कवर कर देते हैं, वो कवर क्रॉपिंग होती है। फिर उसके बाद में कंटूर क्रॉपिंग, सीढ़ीदार खेत, एक में एक के ऊपर एक सीढ़ी बना लेते हैं, और बेसिकली जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जैसी खेती होती है उसे हम कंटूर क्रॉपिंग कहते हैं। बॉर्डर एंड गार्ड क्रॉप्स, कि कोई क्रॉप खेत में बोया गया है और उसके चारों तरफ कुछ ऐसी फसलें बो दी जाती हैं जिससे कि मूल फसल को कोई जानवर नुकसान ना कर पाए या किसी प्रकार से उसको क्षति ना पहुंचे। जैसे बच्चों पूर्व के क्षेत्र में पहले गन्ना लोग बोते थे, तो गन्ने के चारों ओर जूट बो देते थे, एक पट्टी बना करके चारों तरफ से, कि अगर कोई पशु एंट्री करे तो जूट को खा जाए, और जूट फिर से उग जाता था, गन्ने को नुकसान नहीं करता था। तो इस तरह से बॉर्डर एंड गार्ड क्रॉप्स की खेती होती है। फिर कैच क्रॉप है। कैच क्रॉप का मतलब होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की फसलें बोना। फिर इमरजेंसी क्रॉप्स, यानी कुछ अगर मान लिया नहीं हो रहा है तो इमरजेंसी में हम देखते हैं उन फसलों को कुछ उगा लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है सिंगल क्रॉपिंग, एक ही फसल को एक फसल मौसम एक साल में एक ही फसल लेने को हम कहते हैं सिंगल क्रॉपिंग। फिर एक साल में दो फसलें लें तो डबल क्रॉपिंग, एक साल में एक से ज्यादा फसलें लें तो मल्टीपल क्रॉपिंग उसे कहते हैं। ये मल्टीपल क्रॉपिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग का उदाहरण है, यानी गहन खेती का उदाहरण है। तो एक साल में ज्यादा राउंड में आप फसलें लेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी इंटेंस खेती होगी। या एक खेत में आपने देखा कि नारियल के पेड़ लगे हैं, उसी में आपने चावल की खेती भी कर ली, उसी में कुछ और किनारे किनारे आपने खेती कर ली, तो एक साथ कई फसलों को आप उगा लेते हैं। इससे आपके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। तो इसको हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग बेसिकली इंटेंसिव क्रॉपिंग के एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसलों को रोटेट करके बोना। अर्थात जैसे इस साल मान लिया गेहूं की फसल रबी के मौसम में बोई गई, तो अगले रबी के मौसम में उस खेत में गेहूं ना बो करके मटर बो दिया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और फिर इस तरह से क्रॉप रोटेट करके बोया जाए तो खेत की फर्टिलिटी बनी रहती है। इसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। हिंदी में इसे कहते हैं शस्यावर्धन। हिंदुस्तान में इतिहास में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने काल में शस्यावर्धन को काफी प्रमोशन दिया था। बच्चों उसके बाद आता है क्रॉप सीजन्स इन इंडिया।
हम पहले आपको क्रॉप सीजन्स की बात बता चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल समझना जरूरी है, क्योंकि इस पिक्चर में आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, खरीफ खरीफ को समझिए ऐसे चावल वाली फसल, यानी जब धान की खेती, इस समय देखिए धान की रोपाई चल रही है, जुलाई का सीजन है, तो जून में इसके सिबलिंग तैयार कर लिए जाते हैं, जुलाई में इसकी रोपाई हो जाती है, और फिर सितंबर अक्टूबर में जाकर के ये फसलें हमारी चावल वाली तैयार हो जाती है। इस टाइम पीरियड में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कॉटन, नाइजर, सुगर केन, सोयाबीन, ये सब की खेती करी जाती है। बच्चों, खरीफ के बाद अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल का मौसम आता है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, ज्वार, मटर, सरसों, ये सब बोए जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में इनकी फसलें बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। फिर इसके बाद में जब मार्च अप्रैल में ये फसलें रबी वाली कटती हैं, तो जायद का क्रॉप सीजन आ जाता है, जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काटा जाता है। इसमें वाटरमेलन, ककड़ी, वेजिटेबल्स, इस तरह की फसलें आती हैं। उड़द वगैरह भी इस टाइम पीरियड में बोई जाती है। पेपरमिंट इस टाइम पीरियड में बोई जाती है। तो नंथा जिसे आप कहते हैं, इस तरह से हिंदुस्तान में आज अगर देखें तो 3 क्रॉप सीजन है, लेकिन ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में खरीफ और रबी की क्रॉप सीजन ही होते थे। बच्चे, इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इससे वीडियो हमारा काफी बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर के दूसरे पार्ट को लेकर के हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।